नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बात हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि चुनाव वोटिंग का दौर जारी है। सुबह से यह सिलसिला शुरू हो चुका है और देखिए अब तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 17% तक मतदान की खबर है और हिमाचल की 68 सीटों के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या हिमाचल प्रदेश में इस बार भी सरकार बदलने का रिवाज जारी रहेगा या फिर इस बार नया आगाज होने जा रहा है। बहरहाल 3 तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा किस तरह से पहुंचे, पूजा अर्चना कर रहे हैं परिवार के साथ। उसके बाद जयराम ठाकुर, वो भी घर में पूजा अर्चना। उन्होंने हंस के पेट से तीर निकाला और उसकी मरहम पट्टी की, उसको थोड़ा सुकून मिला। इतने में सिद्धार्थ गौतम का चचेरा भाई देवदत्त दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि ये हंस मुझे वापस कर दो, ये मेरा हंस है, मैंने इसको तीर मार के गिराया। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा नहीं, मैंने इसको बचाया है, ये मेरा हंस है। दोनों भाई लड़ते लड़ते राजा के पास गए। राजा ने कहा भाई दोनों भाइयों को दूर खड़ा कर दो और हंस को बीच में रख दो, जिस तरफ हंस जाएगा हंस उसी का। सो हंस को बीच में रखा गया और हंस सिद्धार्थ गौतम के पास गया जिसने उन्हें बचाया था देवदत्त से, तो वो डर गया और हंस उसी का हो गया। तो तब से ये कहावत प्रचलित है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। आज दिल्ली के अंदर भी वही हालत है। एलजी साहब और बीजेपी वाले रोज तीर पे तीर मार रहे हैं दिल्ली की जनता को, रोज उनको तंग कर रहे हैं, रोज उनके काम रोक रहे हैं, रोज उनकी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और हम लोग उन पे मरहम लगाते हैं और मैं उनके परिवार का हिस्सा बन के उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं दिल्ली के लोगों की। सबसे ज़्यादा दुख हुआ जब कुछ दिन पहले उन्होंने योगा की क्लासेस बंद कर दी। एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे, उन 17,000 लोगों को योग करने से रोका गया। हमारा तो टारगेट था कि हम 17 लाख लोगों को योग कराएंगे, लेकिन उन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी, योगा टीचर्स को क्लासेस में जाने से रोका गया। मतलब योग करने से कौन रोकता है? ये तो योग, किसी कोई योग कर रहा हो उसको रोकना तो पाप है। हमें बहुत दुख हुआ, लोगों को बहुत दुख हुआ। लोगों के व्हाट्सएप, पूरी दिल्ली के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा था कि यार ये कैसे लोग हैं जो योग करने से लोगों को रोकते हैं। तब मैंने बहुत लोगों से बात की और सबने मिलकर ये तय किया कि हम दिल्ली के अंदर योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। एक तरह से जैसे उसने देवदत्त ने तीर चलाया था हंस के ऊपर, एलजी साहब ने और बीजेपी वालों ने तीर चलाया था दिल्ली की जनता के ऊपर कि योगा की क्लासेस बंद करेंगे। हमने तीर निकाला, मरहम पट्टी की और हमने तय किया कि दिल्ली के लोग मिलके किसी हालत में योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। योगा की क्लासेस शुरू हुई दोबारा। मैंने कहा भाई मैं कहीं से लेके आऊँ, पैसा लेके आऊँगा और योगा की क्लास से योगा टीचर्स को मैं तनख्वाह दूंगा, कहीं से तनख्वाह ला के दूँ। तब से योगा की क्लासेस चल रही हैं। वापस 2 दिन के लिए बीच में बंद हुई थी, वापस योगा की क्लासेस चालू हो गई हैं। मेरे पास वीडियोस आते हैं, मेरे पास तस्वीरें आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। सुबह शाम योगा की क्लासेस चल रही हैं। मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कि हम इसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कुछ चंद लोगों ने कहा है कि हम इसका सारा खर्चा उठा लेंगे, वो तो हो ही सकता है, पर आज मेरी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदार बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें। तो मैं आज एक फ़ोन नंबर जारी कर रहा हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये फ़ोन नहीं उठेगा, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इसका मकसद ये है कि एक योगा टीचर को हम सुबह शाम योगा कराने के लिए 15,000 रुपये महीना देते हैं, मात्र 15,000। 15,000 रुपये क्या होता है? कुछ भी नहीं होता आज की डेट में। 15,000 रुपये महीना देते हैं हम। जो लोग 1 टीचर की या 2 टीचर की या 3 टीचर की तनख्वाह उठाना चाहते हैं, वो मुझे लिख के, मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपके, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें कि जी मैं 1 टीचर की, कोई ये ना कहे मैं 10,000 रुपये देना चाहता हूँ, वो ये कहे कि मैं 1 टीचर की तनख्वाह उठाना चाहता हूँ, मैं 2 टीचर की तनख्वाह उठाना चाहता हूँ, मैं 4 टीचर की तनख्वाह, और ये मैसेजेस मेरे को भेजें।
हम महीने के अंत में उनको टीचर्स का नाम बता देंगे, वो हमें चेक दे दें और हम टीचर्स को या टीचर्स से उनके हाथ से हम चेक दिला देंगे। तो व्हाट्सएप नंबर है 7277972779। 2 बार है 7277972779। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें मुझे, और आप 15,000 के मल्टीपल्स में आप मुझे कहें कि मैं 1 टीचर की तनख्वाह देना चाहता हूँ, मैं 2 टीचर्स की तनख्वाह देना चाहता हूँ, मैं 4 टीचर्स की तनख्वाह देना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके इसके अंदर इस पुण्य के काम में भागीदार बने। और दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम एक परिवार हैं। इस परिवार में कोई भी कठिनाई आएगी, हम मिलके लड़ेंगे तो कोई भी कठिनाई हमें छू नहीं सकती है। सो यही मैं आज जारी करना चाहता था नंबर, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से एक टीचर कंट्रीब्यूट करो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप। सर, इससे अलग बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, खासकर अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने आपके लिए डीएनडी शब्द का इस्तेमाल किया। कहने दो, क्या फर्क पड़ता है, बीजेपी कहती रहेगी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, कोई 5 काम बता दो जो आपने 15 साल में किए हो। कोई 5 काम बता दो जो 15 साल में एमसीडी, चलो 5 मत बताओ, 2 ही काम बता दो जो तुमने 15 साल के, मतलब 24 घंटे बैठ के मेरे को गाली देते हैं, ढोंगी है, राक्षस है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। ये क्या राजनीति है? आपने कहीं बीजेपी की आएगी, बीजेपी वाले बहुत आधार क्या है, सीटों का बहुत कम आंकड़ा, 10% भी दिया। देखिए, लोग नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते, लोग काम पसंद करते हैं। खासकर पिछले 7-8 महीने से जिस तरह से जो नए एलजी साहब आए हैं, इन्होंने और बीजेपी ने मिलकर दिल्ली के लोगों की जिंदगी नर्क करने की कोशिश की है। लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। आप काम रोकते जा रहे हो, काम रोकते जा रहे हो, काम रोकते जा रहे हो, जनता देख रही है, और हम काम करते जा रहे हैं, किसी तरह से लगे हुए हैं, किसी तरह से लगे। अब योग भी रोक दिया, बताओ, योग भी रोक दिया। योग कौन रोकता है यार, पाप है बहुत बड़ा। आपने योगा क्लासेस भी रोक दी, और फिर आप चाहते हो कि लोग आपको वोट दें। कैसे वोट देंगे लोग? आपने काम क्या किया है? खुद भी काम नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते, केवल गालियां देते हो, गालियां देते हो। लोग नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते। आप ये बताओ, आपने 15 साल में क्या काम किए, 5 साल में क्या करोगे? हम बता रहे हैं, हमने 7 साल में स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली के बिल 0 कर दिए, बिजली 24 घंटे कर दी, हमने सड़कें बना दी। हम अपने काम गिना रहे हैं, इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को। हम बता रहे हैं हम अगले 5 साल में ये करेंगे, इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, करेंगे क्या? केवल और केवल केजरीवाल को गाली देने से वोट नहीं मिलते दिल्ली के अंदर। इस बात पे वोट मांग रहे हैं वो, इस बात पे वो चाहते हैं, तो जनता तय कर लेगी कि उनको वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 7 को नतीजा आ रहा है ना, 7 को नतीजे आ जाएंगे। मतलब वो वोट किस चीज पे मांग रहे हैं? इस चीज, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ये इस चीज पे वोट मांग रहे हैं वो। आजकल वो एक स्टार प्रचारक को लेके आए हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर। वो, मैं तो उनसे मतलब वो आजकल वही सेम भाषा सीख रहा है वो, इसकी जो बीजेपी वालों के। बीजेपी वाले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं केजरीवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। वो भी कहने लग गया कि तो वो बिल्कुल ट्रेन हो गया बीजेपी में शामिल होने के लिए। किसी भी दिन हो सकता है कि ये लोग शामिल करा लें, और उसे तो स्टार प्रचारक बनाना चाहिए। क्योंकि आजकल मैंने सुना मोदी जी की सभाओं में भीड़ भी नहीं आ रही है। बड़ौदा में उन्होंने वो किया था अभी रोड शो, 700 लोग थे उनके रोड शो में। सारे चैनलों को फ़ोन किया गया, इसको लाइव मत दिखाना क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। तो अब जैसे मोदी जी जब रोड शो करते हैं, एक गेट पे वो खड़े हो जाते हैं, दूसरे गेट पे अब सुकेश चंद्रशेखर को खड़ा कर लेना चाहिए। उसको देख के भीड़ तो आएगी कम से कम, उसकी मनोहर कहानियां, उसकी इतनी कहानियां हैं ठगी की, उसको सुनने के लिए भीड़ आएगी, लोग उसको देखने के लिए आएंगे। कम से कम बीजेपी की सभाओं में भीड़ तो होने लगेगी। उसको शामिल कराना चाहिए, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए इनको, बीजेपी वालों को। और कुछ एक टीवी चैनल्स हैं, उन टीवी चैनल्स को सुकेश चंद्रशेखर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए। सर, बीजेपी ईडी के आधार पर ये कह रही है कि मनीष जी ने कई सारे मोबाइल बदले हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उसके जवाब में कहते हैं जेल डाल दो। कुछ भी अगर गलत किया तो जेल डाल दो। ईडी
और सीबीआई, अब ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज बन चुकी हैं। ईडी डायरेक्टर इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग, ही इज अ फिल्म डायरेक्टर। सीबीआई डायरेक्टर इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डायरेक्टर, इज अ फिल्म डायरेक्टर। पीएमओ फिल्में प्रोड्यूस करता है, स्क्रिप्ट्स यहाँ लिखी जाती हैं और फिल्मों की डायरेक्शन ये करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया उसको पकड़ के जेल में डालो, स्टोरीज प्लांट करना बंद करो, कहानियाँ बुनना बंद करो, स्क्रिप्ट्स लिखना बंद करो। मतलब बॉलीवुड से ज़्यादा अच्छी कहानियाँ आजकल इनके ईडी और सीबीआई के दफ्तरों में लिखी जाती हैं। थैंक यू। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आप सुन रहे थे। बीजेपी पता है 15 साल में क्या कुछ काम किया। 24 घंटे वो मुझे गाली देते हैं अरविंद केजरीवाल, और इसी के सारे एमसीडी चुनाव जीतना चाहते हैं। कोई 5 अपने काम गिना दे भारतीय जनता पार्टी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया कि इस तरह से राजेंद्र पाल गौतम की बात सामने लेकर आए कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, गाली देते हैं, उनके मंत्री इस्तीफा देते हैं, लेकिन उसके बाद से स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल किया जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया और भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए नजर आए। तो केजरीवाल कहते हैं कि 24 घंटे वो मुझे गाली देते हैं। अरविंद केजरीवाल का ये बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा किया और उसमें ये बातें कही। दिल्ली में कहते हैं कि योग करने से रोकना पाप है, और साथ ही एक और कार्ड खेला है उन्होंने। कहते हैं कि योग टीचर्स की जरूरत है, तो अब लोग बताएं। एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया कि कौन एक टीचर की तनख्वाह या 2 टीचर की तनख्वाह या जितने की भी देना चाहते हैं वो एसएमएस करें और बताएं, वो चेक दे दें, हम उनको सौंपेंगे। लेकिन कुल मिलाकर वही बात, क्रेडिट आम आदमी पार्टी लेगी अरविंद केजरीवाल, लेकिन पैसे जनता देगी। आगे बढ़ते हैं बात हिमाचल प्रदेश चुनाव की, क्योंकि देखिए हिमाचल के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और हिमाचल की 68 सीटों के लिए मतदान जारी है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तो सवाल वही है कि क्या हिमाचल प्रदेश में इस बार भी ये रवायत जारी रहेगी, रिवाज जारी रहेगा, या फिर इस बार नया आगाज होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि इस बार रिवाज बदलेगा। देखिए जेपी नड्डा किस तरह से वो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ में आनंद शर्मा, उन्होंने भी जाकर मतदान किया, अपना मतदान किया, वो तस्वीरें। विक्रमादित्य सिंह आपको नजर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, वो भी गए पोलिंग बूथ पर और अपना मतदान किया। प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने भी मतदान किया। प्रतिभा सिंह को देखिए, वो भी पहुंची। और साथ ही अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो वो भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, विक्ट्री चिन्ह दिखा रहे हैं और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो शायद जनता को समझाने में, उनको मनाने में सफल हुए हैं और जनता उन पर भरोसा करेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता आखिर उनके दिल में क्या है। ये सब कुछ तय हो जाएगा 8 तारीख को। आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। कि कोई कड़ा ना हो, कोई बाकी ना हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग खड़े रहे। लेकिन जनता जानती है कि अगर पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना रही है तभी लाभ होगा, तभी जाकर जन कल्याण की नीतियां भी। उस जुनून के साथ लोग गए रैली से, और हमारा कैंपेन कांग्रेस के कैंपेन से बहुत अलग था। अलग क्या, यानी कि बहुत आगे था। और जहां कांग्रेस की इस चुनाव में हमने देखा कि मुद्दों को उठाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन लोगों ने उनको अपनी ओर से स्वीकार नहीं किया है। काफी हद तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इसलिए इस चुनाव में परिणाम बिल्कुल अलग तरह के होंगे और हिमाचल में भाजपा की सरकार को लोगों का मन है। नहीं, मुझे लगता है कि वन साइडेड है। बिकॉज लोगों का रुझान देख के, लोगों की सभाएं देख के, लोगों का विश्वास देख के मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस डेफिनेटली काफी भारी बात से जीत कराएगी। रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा निश्चित रूप में। लोगों ने मन बनाया हुआ है। मैं पूरे राज्य में गया हूं और लोगों के जोश से, उत्साह से, उनकी आंखों में उम्मीद देख सकता हूं। ये राज्य सरकार के खिलाफ पिछले 5 साल में जो कोताही हुई, जो वायदा खिलाफी हुई, उसके खिलाफ मत पड़ेगा। और जो मुख्य मुद्दे हैं आपको मालूम है, हमने पहले भी बताया, मेरे साथियों ने, अन्य नेताओं ने बताया है। एक तो कर्मचारियों की विषय है और वो हिमाचल में भी है और पूरे भारत के अंदर है। हर सेक्शन का अपना मुद्दा होता है। ये कर्मचारियों का मुद्दा है और कर्मचारी भली भांति जानते हैं
कि इसको विड्रॉ किया था तो कांग्रेस सरकार ने किया था। जब एग्रीमेंट हुआ तब केंद्र और प्रदेश में दोनों कांग्रेस थी, इसलिए जिन्होंने लूटा था वही कहें कि हम वापस करेंगे। कर्मचारी भी जानते हैं कि झूठा प्रचार है इसमें कोई। और आपको सीधा हम लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, जहां पर अशोक सिंघल हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अशोक सिंघल के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी है। जी अशोक, बात करें। हाँ संजीव जी बिल्कुल। देखिए आशुतोष, पहले मैं बता दूं, नड्डा साहब ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट पोल किया थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा है कि ये रिवाज तोड़ेंगे हम लोग और विकास ही हमारा एक मुद्दा है। और उनका कि कांग्रेस कुछ भी बोलती रहे, जब उनकी सरकार थी कुछ नहीं किया। और यहाँ लोगों से मिल रहे हैं नड्डा साहब, मेरे कैमरामैन संजीव आपको दिखाएंगे, लोगों के बीच बैठे हुए हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं। पूरे स्टेट का लगातार टच में है, कार्यकर्ताओं के टच में है, पार्टी के नेताओं के टच में है। लगातार फीडबैक लिया जा रहा है कि कितना प्रतिशत पोल हुआ, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लगातार अपडेट ले रहे हैं। मैं उनसे कोशिश करता हूँ बात करने की, अगर वो बात करेंगे तो, क्योंकि सुबह बहुत लंबा इंटरव्यू हमने किया ही था उनका। नड्डा साहब सुबह लंबा इंटरव्यू किया था, हम चाहेंगे एक दो सवाल, क्योंकि बिजी हैं आप बहुत लगातार। क्या फीडबैक आ रहा है पूरे स्टेट से? बहुत उत्साहवर्धक फीडबैक आ रहा है। लोग निकल करके वोट दे रहे हैं और इस एक उत्सव के माध्यम से भी, और ये अवसर भी उनको दिख रहा है अगले 5 साल के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाना और विकास में अपना योगदान करना। बार बार सवाल ये उठ रहा है कि बागी है, टाइट सिचुएशन है, आप कितना कॉन्फिडेंट है? मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। हिमाचल की जनता एक तरफ तय कर लेती है, जिसके पास कमल का निशान वही आगे बढ़ेगा। पार्टी के कैंडिडेट को जितवाएंगे, बागी कहीं? सवाल ही नहीं उठता है अशोक जी। आपने देखा होगा वातावरण, कोई बोल रहा है कि कहीं कोई बागी जीतेगा, ऐसा होता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो दूसरे दिन ही, जिस दिन कैंडिडेट डिक्लेयर होता है हमारा, सब। जी अशोक, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया। और जेपी नड्डा बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि हिमाचल की जनता ने क्या कुछ तय रखा है। बात गुजरात की। देखिए, गुजरात में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया, ऐलान किया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा है। तो सस्ती दवाओं के लिए जनता मेडिकल स्टोर की भी घोषणा की गई है। चुनावी घोषणा पत्र है कांग्रेस की तरफ से और जारी कर दिया गया। किसानों का कर्ज माफ कहने की दावा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन स्कीम लागू। हिमाचल प्रदेश में तो हवा चल रही है, आंधी चल रही है कि आप मतलब ओपीए लागू करें। हमारी सरकार हिल गई वहां पर। प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को यहाँ भी आना पड़ता है। वहाँ खुले में लोग हल्ला कर रहे हैं, कर्मचारी, किसी कीमत पर आप हमें ओपीए लागू कीजिए। यहाँ भी कर्मचारी में गुस्सा है, पर यहाँ भय है साथ में, भय के कारण कर्मचारी बोल नहीं पा रहा बेचारा। यहाँ का भला कर्मचारी है, मन के अंदर आक्रोश उसके भी है, क्योंकि सब चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले मुझे बुढ़ापे के अंदर, जब मैं रिटायर होता हूँ। कौन नहीं चाहेगा? हमने पहल करी है, छत्तीसगढ़ में हो गया है, पंजाब में लागू हो गया है, झारखंड में लागू हो गया। धीरे धीरे सब राज्यों को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा, आज तो आप नहीं मान रहे हो, वक्त आएगा आपको ही हमारी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी कर्मचारी को देनी पड़ेगी, केंद्र में भी, राज्यों के अंदर भी। आज बीजेपी की तमाम राज्यों ने तय कर लिया है कि हमें किसी कीमत पर। बात हिमाचल प्रदेश चुनाव की, क्योंकि हिमाचल चुनाव में वोटिंग तेज हो चुकी है और बड़े बड़े नेताओं ने वोट डाल दिए हैं। कांग्रेस हिमाचल अध्यक्ष से लेकर जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम तक ने यहां तक मतदान किया है। और 3 तस्वीरों को फिलहाल आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां जेपी नड्डा ने वोटिंग की है, वो तस्वीरें, और वोटिंग से पहले पूजा पाठ अपने परिजनों के साथ, परिवार वालों के साथ किस तरह से, वो बीच में तस्वीरें। और वहीं परिवार संग गो सेवा भी की है जेपी नड्डा ने। लेकिन इस दौरान जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, क्या उनका प्लान है, क्या दावे हैं, आज तक ने उनसे खास बातचीत की है, आपको हम दिखवाते हैं अशोक सिंघल के साथ उनकी खास बातचीत। नड्डा जी, किस ढंग से देखते हैं आज का दिन कितना अहम है आपके लिए? हर दिन अहम होता है और आज का दिन विशेष है। आज का दिन विशेष इसलिए है कि हिमाचल की देवतुल्य जनता अगले 5 साल के लिए अपना निर्णय करने वाली है। या क्योंकि जो रही है परंपरा, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, इस बार क्या कुछ बदलाव? जो वही रहेगा, रिवाज बदलेगा। मंदिर भी पहुंचे, देख सकते हैं कि जेपी नड्डा जी और उनका परिवार मंदिर पहुंचा है। क्या मांगने आए हैं भगवान से आप? देखिए, मैं भगवान से हमेशा एक ही बात मानता हूँ कि समाज में शांति रहे, सुख शांति रहे, समाज विकास करे और समाज के सभी सदस्य मंगलमय रहें। और उसके लिए मुझे एक समाज में एक अच्छी
सदस्य के नाते, एक सिटीजन के नाते, एक नागरिक के नाते मैं भी अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा सकूं। मैम, भगवान आज के दिन को किस ढंग से देखते हैं? लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है आज, और इस उत्सव में हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और डबल इंजन की सरकार में बने, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार सब लोग अपने वोट के माध्यम से व्यक्त करें। मेरे साथ मौजूद हैं गिरीश जी, हरीश जी, किस ढंग से देखते हैं? आपने बहुत काम किया यहाँ पे बिलासपुर के इलाकों में, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप गए, युवाओं में आप खासतौर से काम कर रहे हैं, क्या बदलाव देखते हैं इस बार? युवा बहुत ही मोटिवेटेड है और युवा ये देख पाया है कि कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स थे, कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज थी जिनमें उनको रोजगार मिला है और जिसमें उनका भविष्य सुरक्षित है। और जो हमारे यहाँ पे एक समस्या रहती है ड्रग्स की, नशे की, उसके प्रति आज सारा युवा उसके खिलाफ खड़ा हुआ है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ जुड़ेंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा, युवा भी सुरक्षित रहेगा, देश भी सुरक्षित रहेगा। देश भी। आपका होम स्टेट है हिमाचल प्रदेश, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए ये चुनाव? अशोक जी, आप जानते हैं मेरे लिए हर चुनाव चैलेंज होता है और हर चुनाव को मैं उसी तरीके से देखता हूँ। अभी यहाँ से निकलूंगा तो दिल्ली का एमसीडी का चुनाव आ जाएगा और दिल्ली के एमसीडी के चुनाव के साथ साथ गुजरात का चल ही रहा है। तो कल भी मैंने गुजरात की मीटिंग ली थी और एमसीडी की मीटिंग ली थी और उसके बाद वहाँ से हम आज हमने एमसीडी के टिकटों का फाइनल करना है। तो गुजरात पे भी नजर, एमसीडी पे भी नजर। बीजेपी के बारे में कहा जाता है एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है बीजेपी। देखिए, बीजेपी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने 24/7 365 डेज काम करना सीखा है और इसलिए पूरी तन्मयता से वन आफ्टर अनदर हम चुनाव को लड़ते हैं और पूरी ताकत से लड़ते हैं। नड्डा जी, कहा जा रहा है इस बार का चुनाव बहुत टाइट है, जो खबरें आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या वजह क्या है? क्या रिवाज जो रहा है, परंपरा रही है, वो चलती रहेगी या कुछ उसमें बीजेपी जिस ढंग से पूरी ताकत झोंकी बीजेपी ने, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने, और आपका तो होम स्टेट है, आपने भी डेरा डाला हुआ है, तो आपको लगता है कुछ टाइट सिचुएशन है? क्योंकि बागी भी बहुत खड़े हैं, उन बागियों की वजह से नुकसान होगा? देखिए, हर चुनाव आप कहते हैं टाइट है और हर चुनाव में मैं बोलता हूँ, और आप रिकॉर्ड में लेते हैं अशोक जी मुझे, कि और हर चुनाव में मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल कंफर्टेबली हम जीतेंगे और हम जीतते भी हैं। तो यह भी कोई चुनाव टाइट नहीं है, लोगों ने मन बना लिया है। लोग प्रजातंत्र में बोलते नहीं है, हमें नजरें पहचाननी पड़ती है और नजरें से जानना पड़ता है। नड्डा जी, गायें जो है हमेशा से ये मंदिर में पूजा करने के बाद गायों को रोटी देते हैं, उनको खिलाते हैं और हमेशा से इनकी शुरुआत यहीं से होती है। और वोट डालने से पहले नड्डा जी देखिए पूरे परिवार के साथ गायों के बीच पहुंचे हैं और उनको पेड़ा और खाना खिला रहे हैं। देख सकते हैं कि नड्डा जी का हमेशा से ये रूटीन रहा है। क्या पिछली बार का चुनाव जो है, इस बार का चुनाव अलग है पिछली बार से? हर चुनाव अपने तरीके से अलग होता है। उस समय कांग्रेस से हम निकल करके आ रहे थे। इस बार के चुनाव में लोगों ने जो मन बनाया है वो मोदी जी को आशीर्वाद देने का और जयराम जी के काम को और मोदी जी का जो आशीर्वाद हिमाचल को मिला है उसको चुनाव है। कहा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के कांग्रेस काफी अग्रेसिव है। देखिए, पूरा करेंगे जैसे सत्ता में लौटेंगे। देखिए, कांग्रेस को कोई सीरियसली यहाँ लेता नहीं है। ओपीएस बंद भी उन्होंने किया था, एनपीएस लाए भी वो थे, अब बोल बैठे कि हम देंगे नहीं। न जवानी जमा खर्च से कौन पूछता है उनको? कौन सब लोग जानते हैं कि ना उन्होंने देना है ना कुछ उनको मिलना है। बागी इतनी बड़ी चुनौती है, प्रधानमंत्री ने अपील भी की एक बागी से, उसके बाद भी वो नहीं माने, तो आपको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है बागियों से निपटना भी? नहीं, मैंने कहा ना आपको, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे देती है उसके साथ जनता भी चल पड़ती है और पूरा पार्टी का काडर भी चल पड़ता है। इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता। और आपने देखा होगा माहौल, कौन बात कर रहा है बागियों की? ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से लोग एक राजनीतिक पंडित के रूप में आप इन बातों को रखते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ना कोई इन बातों को ध्यान में लेता है, क्योंकि लोगों को आस्था है तो भारतीय जनता पार्टी से है। तो क्या जयराम ठाकुर ही अगले सीएम होंगे अगर पार्टी सत्ता में आएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी और यहाँ नेतृत्व जयराम ठाकुर जी संभालेंगे। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो त्रिकोणा मुकाबला बागी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकता है? कोई त्रिकोणा मुकाबला नहीं अशोक जी।
ये गए थे लड़ने उत्तर प्रदेश में 350 सीट में 349 सीट्स में जमानत जब्त करा ली। उसके बाद ये गए थे उत्तराखंड में लड़ने में 69 में 65 सीट्स में जमानत जब्त करा ली। ये गए लड़ने गोवा में तो 39 सीट्स में 35 सीट्स पे जमानत जब्त करा ली। और यहाँ अशोक जी मेरी बात नोट कर लीजिएगा, 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं, 67 की 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी। ये तो क्रीज पर आए पीछे गए पहले। और हिमाचल की जनता जानती है, पंजाब को देख रही है किस तरीके से पंजाब में लॉलेसनेस हो गया, किस तरीके से वहां के एम्प्लॉय आकर के यहाँ केजरीवाल को उन्होंने बोलने नहीं दिया। ये तो दूर जाते हैं गुजरात, ताकि दिल्ली की और पंजाब का पोल्यूशन वहां ना पहुंचे। गुजरात और एमसीडी की बात भी कर लें नड्डा साहब, 2-3 सवाल हैं। गुजरात में भी त्रिकोणीय मुकाबला, आम आदमी पार्टी तो दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनेगी, जो दिल्ली मॉडल है उसके बाद उन्होंने पंजाब जीता और उसी मॉडल के हिसाब से गुजरात भी जीतेंगे। भगवान बचाए इस दिल्ली मॉडल से। शिक्षा की बात करते करते शराब का घोटाला कर बैठे, स्वास्थ्य की बात करते करते घोटाला कर बैठे, पानी की बात करते करते पानी माफियाओं को प्रश्रय दे दिया। और यमुना का पानी आपने देखा कितना बह गया और यमुना का पानी कितना पोल्यूटेड हो गया, वो भी आपने देख लिया। तो भगवान बचाए इनसे। और इसीलिए ये प्रचार हिमाचल करने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मालूम है पंजाब की हवा यहाँ तक पहुंची हुई है, लोगों को मालूम है इनका चरित्र चेहरा, और ये गुजरात जाकर के करते हैं। लेकिन दिल्ली में भी साफ होंगे और गुजरात में तो खड़े नहीं हो पाएंगे। मुकाबला पहली बार गुजरात में नहीं है, तिकोना मुकाबला। आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, आपके ध्यान में आ जाएगा। ये हर जगह हल्ला करते। तिकोना मुकाबला क्या है, तो सरकार बना रहे थे उत्तराखंड में। इनका अध्यक्ष आजकल हमारे, इनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आजकल हमारा प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो दिल्ली में स्कूल और हॉस्पिटल्स हमने बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, वो पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा कि इनकी दुनिया खुद का एडवर्टीजमेंट की दुनिया है। 2 लाख रुपए का केमिकल खरीद के पराली जलाने चले थे, उसको समाप्त करने चले थे। 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दे दिया। कहां डालेंगे इनको हम? मेरी बात को आप ना करवा दीजिए जरा। आरटीआई में पूछ करके देख लिए। 2 लाख रुपीज वॉज स्पेंट ऑन इन पूसा फॉर मेकिंग अ केमिकल टू फिनिश और टू एड्रेस द इशू ऑफ पराली, और 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दे दिया। और पराली कहां जली? 18% पंजाब में इस बार ज्यादा पराली जली। किसकी सरकार है पंजाब में? और दिल्ली के लोगों को गैस चेंबर बना दिया उनको रहने के लिए। तो ये तो आप मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन झूठ के ये चैंपियन है। और दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता जान गई है। हिमाचल पहले ही बहुत जागरूक है, इसको बताने की जरूरत नहीं होती है, ये हम लोगों को बता देते हैं। कहा जा रहा है कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की गुजरात में, और आप लोगों ने काफी सीटिंग विधायकों को बदला। इवन विजय रूपानी जैसे, नितिन पटेल जैसे कद्दावर नेताओं को जो मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम, उन सबको आपने उठा के टिकट नहीं दिया। देखिए, पहली बात तो देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी, देयर इज प्रो इनकम्बेंसी। हम हमेशा प्रो इनकम्बेंसी। हिमाचल में आए आप घूम रहे हैं, आपको कभी जयराम जी के खिलाफ कोई शिकायत सुनी आपने? कहीं आपने कोई वातावरण देखा? देयर इज अ प्रो इनकम्बेंसी। द सेम वे देयर इज ऑल्सो प्रो इनकम्बेंसी इन गुजरात। हाँ, सिस्टमैटिक तरीके से जनरेशनल चेंज ये हमारा तरीका है। इसलिए हम लीडर्स को नए रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालते हैं और पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नए लोगों को डालते हैं। हमारे यहाँ एक भी जिला अध्यक्ष दिखा दीजिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसकी उम्र 45 से ज्यादा हो। वी डोंट अलाउ। आप मुझे एक भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष दिखा दीजिए जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो। तो वी लुक फॉर, तो ये कैसे होता है? तो किसी न किसी को हटाएंगे तभी लाएंगे ना। तो उसी तरीके से हमारे यंग चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इज यंग चीफ मिनिस्टर, पुष्कर धामी इज यंग चीफ मिनिस्टर, योगी जी हिमसेल्फ इज वेरी यंग। तो हमारे यहाँ इस तरीके का काम चलता रहता है। लेकिन नड्डा साहब, ये कहा जा रहा है कि मोदी का नाम का सहारा बचा है, कि स्टेट लीडर्स या मोदी ही सबसे बड़े, आपको लगता है कि ब्रांड आपके पार्टी? देखिए, मोदी जी दुनिया की एक शख्सियत है और देश के सबसे सर्वमान्य नेता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि नहीं है? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, दुनिया उनकी बात को सुनती है, तो उनका हम सदुपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? और उनका उपयोग होना चाहिए, समाज के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई हम उनको ही देखिए, अब यहाँ आए, उन्होंने 4 रैलियां की, 4 लोकसभा एक रैली एक सभा में की, और उन्होंने बात की। उनकी बात का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या हम उनको उनका लाभ न लें? लोगों को उन पर विश्वास है, लोग उनको देख करके वोट देते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जिस पर समाज आगे मानता है, हम उनका उपयोग करते हैं।
एमसीडी चुनाव में भी केजरीवाल, ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने एमसीडी चुनाव गुजरात चुनाव के पैरेलल किए हैं ताकि केजरीवाल को फंसा के रखें। अगर गुजरात जाएंगे तो एमसीडी सफर करेंगे, एमसीडी में रहेंगे तो गुजरात। तो क्या स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की? देखिए, ये अजब बात है। चुनाव हम डिलिमिटेशन कराते हैं तो बोले भाग गए चुनाव से, जब चुनाव कराते हैं तो बोलते हैं चुनाव ऐसे वक्त कर दिया। इनसे तो भगवान बचाए। ऐसा तो होगा नहीं कि अंपायर इनकी मर्जी का होगा, क्रिकेट फील्ड भी इनकी मर्जी का होगा, क्रीज भी इनकी मर्जी का होगा और बॉलर बॉल भी इनकी मर्जी का फेंकेगा। ऐसा नहीं होता। उनका कहना है कूड़े के ढेर, दिल्ली की खस्ताहाल सड़कें, सफाई नहीं, ये सब मुद्दे बनेंगे इनके कूड़े के ढेर। ठीक है ना, हम सारे मुद्दों का जवाब देंगे कि हमने आपको 300+ करोड़ रुपए दिया ये सारी चीजों के मैनेजमेंट के लिए, आपने नहीं खर्च किया, आपने उनका ध्यान नहीं रखा, आप ही इन सब चीजों को क्रिएट करते रहे, क्योंकि आपको लोगों के हितों से लेना देना नहीं है। राजनीति करना आपकी आदत है, आपकी फितरत है, और आपको इस बार एमसीडी में दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। नड्डा साहब, एक सवाल ये है कि हिमाचल आपका होम स्टेट है, तो कितना बड़ा आपके ऊपर दबाव या बर्डन है दोबारा से सत्ता में लाना बीजेपी? देखिए, मैं हमेशा कोई बर्डन नहीं रखता। हर चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है। करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर के लगते हैं। इतनी बड़ी नेताओं की फौज है, तो इसलिए मुझे बर्डन रखने की क्या जरूरत है। हम सब मिलकर के काम करते हैं। हाँ, मैं इतनी चिंता जरूर करता हूं कि किसी की भी काम का उपयोग न हो, यह संभव नहीं है। सबका उपयोग हम करते हैं, और हम चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। आपके बेटे भी बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं पिछले काफी समय से, और खास तौर से कई कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार भी वो युवाओं के बीच काम कर रहे हैं। क्या वो भी राजनीति में आएंगे? नहीं, उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं। एक पॉलिटिकल फैमिली में बचपन से ही पॉलिटिकल अवेकनिंग आ जाती है, परिवार को देखते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से, जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि परिवारवाद नहीं चलता है, तो परिवारवाद में हम ही को एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। इसलिए उनका राजनीति में इस तरीके से नहीं। हाँ, अब चुनाव होंगे और उनको लोग सुनते हैं और उनको लोग जानते हैं, तो चुनाव में आकर के मेहनत करेंगे। एक आखिरी सवाल, हिमाचल की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल की जनता देवतुल्य है, अपना भविष्य अच्छे से जानती है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपना वोट आप जरूर डालें, और प्रदेश हित में और देश हित में आप डालेंगे ही। मेरा आपको शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, देख सकते हैं कि चित्रा नड्डा साहब और उनका परिवार बहुत उम्मीद पाले हुए है। उनका दावा भी है कि रिवाज बदलेगा और दोबारा से बीजेपी सत्ता में लौटेगी, क्योंकि विकास के मुद्दे पे वो वोट मांग रहे लोगों के बीच जा रहे हैं।